afternoon, ma'am. स्टार्ट कर सकते हैं मैम। Hello. Yes, ma'am, you can start. हेलो एवरीवन, मैं स्मिता उदय घरत NSTIW मुंबई से। आज हमारा टॉपिक है प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमन फिगर। प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमन फिगर की बॉडी के बारे में हम क्यों आज सीखने वाले हैं, क्योंकि एक ड्रेस मेकर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि जब हम गारमेंट्स बनाते हैं तो हमारा जो ह्यूमन फिगर है उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो है वो सिर्फ ऐसे बॉक्स जैसी नहीं है कि ऊपर से कपड़ा पहना दिया और फिर कपड़े पहन लिए। तो हमारी बॉडी कैसी है, कर्वी है फ्रॉम द साइड, और आगे पीछे से दोनों साइड से क्या है, वो कर्वी है। तो इसीलिए हमें क्या करना, हमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस हम जब कपड़े पहनते हैं तो हम स्ट्रेट नहीं रहते हैं, तो हम मूवमेंट्स करते हैं कपड़े पहन के, जैसे सोना, भागना, चलना, ये सारी चीज़ें हम कपड़े पहन के करते हैं। तो उसके मूवमेंट्स के लिए गारमेंट में उतना ईज होना, उतना लूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी फिगर के बारे में। जब मैं ह्यूमन बॉडी फिगर के बारे में बात कर रही हूँ तो उसमें हम देखेंगे कि 8 हेड थ्योरी के बारे में। 8 हेड थ्योरी जिससे हम ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरह से जान ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे जो हमारी जो 8 हेड थ्योरी है वो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी को 8 इमेजिनरी लाइंस में 8 इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करती है। और ये जो इमेजिनरी लाइंस है, हर एक जो इमेजिनरी लाइन है उसे हेड कहा जाता है। तो हमारा ये जो हेड से चिन तक का जितना माप है वो उससे हमारी जो पूरी जो बॉडी है वो पूरी डिवाइड की जाती है। तो यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगी आपको। 8 हेड थ्योरी, फैशन परफॉर्मर हैव डिवाइडेड अ ग्रोन अप ह्यूमन बॉडी। पूरी जो ग्रोन अप बॉडी जो है इस ह्यूमन बॉडी की इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, विच आर आइडेंटिकल इन हाइट टू दैट ऑफ हेड। जिसे हम बोल सकते हैं कि हेड 1 है, हेड 2 है। हेड के जितना भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट इज नोन एज हेड। हर एक पार्ट को हेड कहा जाता है, जैसे हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक हमारा जो पूरा हेड्स है उसे हम डिवाइड किया हुआ है। अब इसे कुछ डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट हमारा हेड आता है हेड टू चिन। तो हमारे हेड से चिन तक का ये हमारा फर्स्ट इमेजिनरी लाइन जो है हमारी चिन के यहाँ पे आपको दिखाई देगी। फर्स्ट है हेड टू चिन। द गारमेंट आर जनरली worn ऑन द बॉडी थ्रू द हेड एंड हेंस द हैट और कैप हेड मेजरमेंट शुड बी टेकन। जो हम लोग गारमेंट्स पहनते हैं वो यूजुअली कहाँ से पहनते हैं, तो ऊपर सिर से पहनते हैं। तो सिर का जो मेजरमेंट है उसे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें क्या करना है, गारमेंट को पहनना है। द राइट प्लेस ऑन द नेक इज द नेक इटसेल्फ। जो राइट प्लेस है हमारी जो हेड की, वो हमारी चिन है जो राइट प्लेस है। योक मेजरमेंट आर टेकन 1 इंच बिलो द चिन। जो 1 इंच के नीचे, जो हमारा चिन के नीचे 1 इंच होता है, वहां से हम लोग अपने कॉलर के लिए, यहाँ पे योग दिया हुआ है मतलब कॉलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉलर के लिए हम चिन के 1 इंच नीचे से हम मेजरमेंट लेते हैं। The head is considered the first portion of the human body and the chin is considered the first imaginary line। जो हमारा head है ये सबसे first portion है और chin के यहाँ से जा रही है हमारी first imaginary line है।
सेकेंड हेड है हमारा चिन टू चेस्ट, चिन से चेस्ट तक का मेजरमेंट। देखिए हम ये वाला फिगर रेफर करेंगे। सेकेंड जो है हमारी लाइन वो चिन से चेस्ट तक का है। तो यहाँ पे द अपर बॉडी गारमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ चेस्ट ओनली। अब यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे जो लाइन आ रही है, सेकेंड इमेजिनरी लाइन जो हमारी आ रही है वो चेस्ट के ऊपर आ रही है। तो ये जो भी ये हमारी चेस्ट लाइन है और चेस्ट के ऊपर ही हम सारे जो गारमेंट्स है वो चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से ही अकॉर्डिंग टू चेस्ट मेजरमेंट हम सारे गारमेंट स्टिच करते हैं। This second part of the second part and the second imaginary line passes through the nipples and the arm CI. This line denotes the burst level. ये जो लाइन है ये हमारी burst level है और यहाँ पे ही हम chest measurement से हम पूरा garment बनाते हैं। तो ये था हमारा second head। third head जो हमारा है वो है chest to waist, चेस्ट से वेस्ट तक। अब ये जो हमें ये वाला फिगर जो है वो देखना है, तो यहाँ पे चेस्ट से वेस्ट तक की जो हमारी लाइन है ये हमारा थर्ड हेड है। द नेक्स्ट इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द नेवल। जो नेक्स्ट इमेजिनरी लाइन जो है वो हमारे नेवल तक आती है, मतलब नाभि तक आती है। द शोल्डर टू द वेस्ट इज मेजर्ड टू द नेवल पॉइंट। शोल्डर से लेके वेस्ट जो है वहां तक हम क्या करते हैं, हम अपना नेचुरल वेस्ट मेजर करते हैं। मैं देख रही हूँ कोई हाथ रेस कर रहा है। आपको जो भी डाउट रहेगा आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उससे बाद में आंसर करूंगी। दिस लेवल इज द वेस्ट लेवल। अब ये नाभि के यहाँ से जो लाइन जा रही है हमारी क्या है, हमारी वेस्ट लेवल है। बट फॉर प्रॉपर गारमेंट फिटिंग, लेकिन प्रॉपर गारमेंट फिटिंग के लिए द वेस्ट मेजरमेंट फॉर द लेडीज इज टेकन 1 इंच अबव, 1 इंच ऊपर से। जहाँ पे हमारी जो नाभि वाली लाइन जो है यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी नाभि वाली लाइन है इसके ऊपर 1 इंच लेडीज के लिए वेस्ट मेजरमेंट लिया जाता है। और जेंट्स के लिए एंड फॉर द मेन हाफ इंचेस बिलो द लाइन। ये जो वेस्ट की लाइन है इसके हाफ इंच नीचे लेंगे जेंट्स के लिए। जब जेंट्स मेजरमेंट हम जब बनाते हैं तब इसके हाफ इंच नीचे लेंगे जब हमें ट्राउजर्स बनाना हो या फिर कोई भी लोअर बॉडी गारमेंट बनाना हो। तो ये थे हमारे 3 हेड्स। फोर्थ हेड है हमारा वेस्ट टू हिप, वेस्ट से हिप तक का। सॉरी, वापस यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है ये वेस्ट से हिप तक का ये लाइन है, ये हमारा है हेड नंबर 4। और ये हमारे नेवल जो है पॉइंट वहां से लेके यहाँ तक नीचे तक जाता है। तो ये हिप लाइन भी कहा जाता है। दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लोअर बॉडी गारमेंट। लोअर बॉडी गारमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिप के मेजरमेंट के ऊपर सारे लोअर बॉडी गारमेंट्स बनाए जाते हैं। द लोअर बॉडी गारमेंट आर कट बेस्ड ऑन द हिप साइज के अकॉर्डिंग कट किए जाते हैं। द हिप लेवल इज यूजुअली 3 to 4 इंचेस अबव दिस इमेजिनरी लाइन। ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है इसके ऊपर 3 से 4 इंचेस पे हमारी आ जाती है हिप लाइन आ जाती है। जो फुलेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का उसे हिप लाइन कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट हैज अ चेस्ट मेजरमेंट। जैसे अपर बॉडी गारमेंट के लिए चेस्ट मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे ही लोअर बॉडी के लिए हिप मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। फिफ्थ है हमारा हिप टू थाई। हिप से लेके हमारे थाई तक का मेजरमेंट है। हम वापस ये फिगर देखेंगे। हिप से लेके यहाँ पे मिड थाई तक जो मेजरमेंट है वो हमारा हेड नंबर 5 है। दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट मेनली फॉर आर्म मेजरमेंट। आर्म मेजरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 हेड्स जो रहते हैं मिला के एक हमारे हैंड का लेंथ बन जाता है। द लेंथ ऑफ द आर्म इज मेजर्ड हैज 3 हेड्स। अगर जितना मेजरमेंट रहेगा वो पूरा मिला के हमारे जो स्लीव का लेंथ है फुल लेंथ हम ले सकते हैं। The fingertips normally end near above this line। अब देख सकते हो ये जो हमारी लाइन है मिड थाई की, यहाँ पे थोड़ी दूर ही यहाँ पे हमारे जो फिंगर टिप्स है वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं। मतलब हमारा जो पूरा हैंड जो है वो यहाँ पे थोड़ी दूर ही यहाँ पे एंड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 6th हेड जो है थाई से मिड थाई से नी तक का। हम वापस ये फिगर देखेंगे।
मिड थाई से लेके नी के थोड़े नीचे है, वो वाली फिगर में आपको कहाँ पे एग्जैक्टली नी पे दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है, ये यहाँ पे नी नहीं, ये काफ के यहाँ पर है। तो हमारा जो मिड थाई से काफ तक है, स्मॉल काफ तक है, this part is below, this part below the knee is known as small calf। यहाँ पे calf word missing है, ये जो छोटा ये जो पार्ट है ये नीचे calf तक है। the knee level is about 2 to 3 inches about this imaginary line। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, जो पहले वाले फिगर में आपने देखा, तो वो नीचे वाली लाइन में थी, और उसके ऊपर 2 से 3 इंचेस ऊपर हमारी नी लाइन आ जाती है। तो ये जो मेजरमेंट है, द लेंथ ऑफ द गाउन इज टेकन अराउंड दिस हेड। यहाँ पे लेंथ ऑफ यहाँ पे एंड होता है, तो यहाँ पे आप गाउन का जो मेजरमेंट है आप यहाँ तक ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा 7th हेड है। दिस हेड इज इम्पोर्टेंट फॉर द फुल लेंथ। अब ये जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा 3/4 ऊपर तक दिख रहा है, लेकिन हमारा जो निम्मी वाले टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है ये प्रॉपर है, ये हमारे एंकल तक जा रहा है। आप देख सकते हो जो पॉइंट हेड 7 है वो हमारे एंकल तक जा रहा है। तो ऑलमोस्ट जो सारे गारमेंट्स जो है वो यहाँ पे आके एंड होते हैं। यहाँ पे हम लोग फुल लेंथ ले सकते हैं, हमारे ट्राउजर या फुल गाउन जो रहती है हम यहाँ तक ले सकते हैं। This garment usually end here. The calf level is about this head। इसके ऊपर हमारा calf level है, जहाँ calf मतलब कहाँ पे, तो जहाँ पे हमारे पाँव के यहाँ पे जो फूगा हुआ सबसे फूगा हुआ पार्ट रहता है वो हमारा प्रॉपर calf है, वो ये लेवल के ऊपर ही है। The calf level is above this head। House coat, night gowns, etc. and at this calf level। ये calf level के यहाँ पे हमारे सारे जो gowns है वो वहाँ पे night gowns जो है वो यहाँ तक end होते हैं। Calf to ankle, calf to ankle यहाँ से एकदम नीचे। The 8 head are imagined on assuming a person standing on the toe। जो 8 है जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम 8 पार्ट्स में जब हमारे बॉडी को जब हम डिवाइड करते हैं, तो पूरी बॉडी को 8 पार्ट्स में जो डिवाइड करने के लिए जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, उसे अपने टो पे खड़े रहना है, तब जाके आप अपने पूरे ह्यूमन बॉडी को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट नीचे हो गया है और ये पूरा फुट का पार्ट है। दिस इज द लास्ट हेड एंड इट कंप्राइजेस ओनली द फीट। This is necessary for tight fitting leggings। टाइट फिटिंग लेगिंग्स के लिए जरूरी है। एंड अ लॉन्ग फ्लोर लेंथ गारमेंट लाइक इवनिंग गाउन्स। इवनिंग गाउन के लिए हम क्या करते हैं, नीचे फ्लोर तक हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट्स लेते हैं। तो ये थे हमारे 8 हेड्स और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। सेकेंड, जब मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ तो हम कंपेयर करेंगे कि मेन और वुमेन की बॉडी में क्या डिफरेंसेस रहता है। द प्रोपोर्शनेट फिगर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, कैसे दोनों में जो डिफरेंस है वो देखेंगे। लेस बॉडी हाइट, जो वुमेन्स में बॉडी की हाइट लेस रहती है कंपैरेटिव मैन से। मैन के जो हाइट रहती है वो ज्यादा लंबी रहती है। लेस विड्थ ऑफ शोल्डर, शोल्डर की जो विड्थ रहती है वो कम रहती है लेडीज में, और जेंट्स में शोल्डर की विड्थ ज्यादा रहती है। थर्ड पॉइंट इज लार्जर हिप, जो हिप जो रहती है लेडीज की वो क्या रहती है, ज्यादा बड़ी रहती है। और कंपैरेटिव अगर जेंट्स में देखे जाएंगे तो उन लोग की जो हिप रहती है वो स्मॉल रहती है, मतलब स्मॉलर इन साइज रहती है, वो इतनी ज्यादा हैवी नहीं रहती। लिम्स मोर डेलिकेट, लिम्स मतलब हाथ पांव जो रहते हैं लेडीज के वो कैसे रहते हैं, तो वो नाजुक रहते हैं। और जो जेंट्स में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्गर रहता है कंपैरेटिव अगर देखेंगे लेडीज से। सॉफ्टर फॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्गर मसल्स, जो मसल्स जो जेंट्स में रहते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और लेडीज में कैसे रहते हैं, उन लोग नाजुक रहते हैं। तो ये था दोनों में डिफरेंसेस, मैंने कुछ अलग नहीं बताया, आपको पता ही है कि क्या डिफरेंसेस रहता है। नेक्स्ट, हम जब बॉडीज के बारे में बात करें, अब हमने देख लिया पूरे ह्यूमन बॉडी को किस तरह से डिवाइड किया गया है। अब उनके बोन्स और उनके जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। क्यों बोन्स और जॉइंट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो हमारी जो गारमेंट जो हम पहनते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेट खड़े नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। हम चलते हैं, बैठते हैं, फिर सोते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए हमें उतना लूज होना चाहिए गारमेंट को कि हम वो मूवमेंट्स कर सके। नहीं तो गारमेंट अगर टाइट रहेगा तो हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस, हमारे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। तो हम जो जॉइंट्स है, मैं 3 मेन जॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। उसमें से फर्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर
आर इन स्पाइन में, एंकल एंड रिस्ट में, हमारे जो स्पाइन मतलब पीछे पीछे और एंकल में और ब्रिस्ट के यहाँ पे हमारा ये जॉइंट है. दिस जॉइंट हैव अ क्वालिटीज टू रोटेट एंड दे रोटेट टू सम एक्सटेंट. हमारे अगर ब्रिस्ट का आप जॉइंट देखोगे तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सम एक्सटेंट पे हम उसे रोटेट कर रहे हैं. तो ये था ग्लाइडिंग जॉइंट्स. नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जैसे उसका नाम रखा हुआ है बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल है और वहां पे ऐसे सॉकेट है, तो हमारे जो मूवमेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से रोटेट हो सकते हैं. तो यहाँ पे रोटेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कैसा है, बॉल और ऐसे सॉकेट जैसा है, तो ये पूरा गोल गोल ऐसे घूम सकता है. बॉल एंड सॉकेट इज फॉर्म इन द टॉप ऑफ थाई एंड शोल्डर. हमारा जो थाई है उसके टॉप के यहाँ पे जॉइंट, जहाँ पे हमारी लेग चालू होती है, वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. और हमारे शोल्डर के यहाँ पे, हमारे आर्म्स के यहाँ पे हम अपने आर्म्स को पूरे गोल घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम कर सकते हैं, हम घुमा सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. दिस बोन रोटेट्स इजीली एंड हैव अ मैक्सिमम रोटेशन. यहाँ पे हम मैक्सिमम रोटेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. हिंज जॉइंट्स जो रहते हैं वो टू टाइप्स के रहते हैं. ये भी कैसे रहता है, ऐसे बॉल एंड सॉकेट जैसा ही रहता है, लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन है. जैसे दरवाजा कैसे खुलता है, अब मैं बताऊंगी दरवाजे का कैसे मूवमेंट्स रहता है. आप उसे बाहर से खोल सकते हो या फिर अंदर से खोल सकते हो. तो वैसे यहाँ पे भी है, दिस टाइप कैन बी मूव फॉरवर्ड ओनली. फॉरवर्ड ओनली मतलब आगे ही आप घुमा सकते हो. जैसे हमारा एल्बो है, हम क्या कर सकते हैं, हम आगे ही उसे क्या कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, ऐसे आगे और पीछे कर सकते हैं. सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है नी. नी के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हमारी टांगों को पीछे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं नी से. नी के यहाँ से सिर्फ बैकवर्ड कर सकते हैं. द सेकेंड इज ओनली बैकवर्ड. फॉर एग्जाम्पल इज नी. तो ये था हमारे 3 जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट. फिर हम देखेंगे ह्यूमन टाइप्स ऑफ ह्यूमन फिगर के बारे में. टाइप्स ऑफ ह्यूमन फिगर हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडीज है उसका उसे पहले नॉर्मल फिगर और एबनॉर्मल फिगर, तो हम मतलब जो भी सारे जो हमारे ड्राफ्ट जो रहते हैं, जब भी हमें क्लास में सिखाया जाता है कि जो ड्राफ्ट्स हमें बताए जाते हैं वो सारे नॉर्मल फिगर्स को लेके बताए जाते हैं. जिसका नॉर्मल फिगर मतलब क्या, जिसके लेंथ और विड्थ प्रोपोर्शन में है और जिसमें कुछ भी डिफॉर्मिंग नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम लोग नॉर्मल फिगर कहेंगे. तो हम जब टेलरिंग और ड्रेस मेकिंग जब हम सीख रहे हैं, तभी जो हमें ड्राफ्ट्स दिए जाते हैं वो नॉर्मल फिगर के दिए जाते हैं. तो नॉर्मल फिगर के हिसाब से करेंगे. और अगर उसमें कुछ, अगर सामने वाले जो कस्टमर्स रहेंगे उनके लिए कुछ अलग सा सिलना रहेगा, अगर उन लोग की बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटी रहेगी, तो फिर क्या करेंगे, तो उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा. नहीं तो आप बराबर स्टिच करोगे और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको उसमें फर्क आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि अगर आपके यहाँ पे एक मोटी सी आंटी आ जाती है और बहुत ही ज्यादा वो फैट है और उनके लिए आपको कुर्ती स्टिच करनी है, तो आप कुर्ती उनके लिए स्टिच करते हो और कुर्ती स्टिच करने के बाद बराबर से आपने पूरा ड्राफ्ट जो है उनका बराबर से आपने बनाया है, उसको प्रॉपरली स्टिच किया है. स्टिच करने के बाद जब आप उन्हें देते हो तो वो एक दूसरे दिन वापस रिटर्न आती है और वो बोलती है कि आपका जो कुर्ती है वो आगे से मुझे शॉर्ट हो रहा है और पीछे से मुझे लंबा हो रहा है. तो ऐसे क्यों हुआ, आप सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि आपने जो जैसे ड्राफ्ट कहा था वैसे ही आपने इक्वल फ्रंट एंड बैक को इक्वल करके आपने वो कुर्ती बनाई, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई, तो वो जो आंटी थी उनका जो पेट जो था वो ऐसे बाहर निकला हुआ था, वो ज्यादा फैट थे, इसीलिए आपने जो उनका जो फ्रंट लेंथ था उनके पेट के वजह से वो क्या हुआ, वो कुर्ती ऊपर लिफ्ट हो गई. तो अगर आपने उनके बॉडी को अगर बराबर से एनालाइज किया होता था, उनकी जो लेंथ जो हाइट है उसकी बड़ा रखा रहता था, तो आपका जो कुर्ती दिखते वक्त वो ऐसे बैलेंस नहीं दिखता था, लेकिन जब वो पहनते थे उनको बराबर से प्रॉपरली फिट हो जाता था. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ह्यूमन फिगर में आप देख सकते हो कि अलग अलग जो डिफॉर्मिंग रहती है उसको कैसे एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके प्रॉपरली गारमेंट को बनाना है. तो फर्स्ट है नॉर्मल फिगर. Normal figure are proportion to the width and the height without any deforming.
तो नॉर्मल फिगर जो रहता है उसमें हाइट और विड्थ जो रहती है वो प्रॉपर इक्वेशन में रहता है, इसलिए उसे नॉर्मल फिगर कहा जाता है। और जो भी, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे में से किसी के भी नॉर्मल फिगर नहीं है, सबके जो बॉडी में है वो कहीं ना कहीं पे डिफॉर्मिंग्स है। तो हमें क्या करना है, डिफॉर्मिंग्स को देखने के लिए हमें अपने बॉडी को नॉर्मल फिगर के साथ कंपेयर करना है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर द लेडीज एंड द जेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक नॉर्मल जो नॉर्मल मेजरमेंट दिया हुआ है फॉर जेंट्स। अगर आइडल अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल मेजरमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जेंट्स के लिए उनकी हाइट 5.6 इंचेस होनी चाहिए, चेस्ट 36, वेस्ट 32 एंड हिप 40। और लेडीज के लिए हाइट 5.4 इंचेस होनी चाहिए एंड चेस्ट 36, वेस्ट 28 एंड हिप 40। इसे आइडल मेजरमेंट कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से। जिसकी भी बॉडी के ये मेजरमेंट्स है उसे क्या कहा गया है कि वो एक परफेक्ट फिगर है, नॉर्मल फिगर से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स के बारे में देखेंगे। ये जो अलग अलग फिगर्स जो है इसे इसमें अलग अलग उनके प्रोफेशन के वजह से या ड्रेसिंग के वजह से या जन्म से ही उनमें ये डिफेक्ट्स रहते हैं। ये जब चैप्टर में आपको सिखाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो ह्यूमन बॉडीज रहते हैं उसमें क्या क्या डिफॉर्मिंग्स रहेंगे और कौन से टाइप के फिगर में वो आते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जब उनके लिए गारमेंट बनाओगे तो गारमेंट बनाते वक्त उनको वहां पे वैसे चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है इरेक्ट फिगर। इरेक्ट फिगर जो है वो है चौड़ी छाती वाला फिगर। ये जो फिगर्स जो है दिस काइंड ऑफ फिगर्स आर नॉर्मली सीन इन आर्मी और पुलिस पर्सनालिटी। ये जो फिगर है वो हमें आर्मी और पुलिस की पर्सनालिटी के यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा छाती तान कर खड़े रहने की आदत रहती है, तो उनका जो फिगर है वो भी उस तरह से ही बन जाता है। दिस बॉडी इज बेंड ऑन द बैक साइड। इनकी बॉडी जो है वो बैक साइड में थोड़ी बेंड हो जाती है एंड स्ट्रेट इन द फ्रंट, और इनकी जो बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहती है फ्रंट में। अक्रॉस चेस्ट इज मोर। अक्रॉस चेस्ट क्या होता है पता है ना, एक आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक का मेजरमेंट को अक्रॉस चेस्ट बोलते हैं। वैसे ही वाइस वर्सा पीछे से करेंगे तो अक्रॉस बैक हो जाता है। तो इनका जो अक्रॉस चेस्ट का जो मेजरमेंट रहता है वो ज्यादा रहता है एंड राउंड इन शेप। कैसा रहता है, राउंड शेप में रहता है। हॉलो ऑन द बैक ब्लेड बोन कैन बी सीन। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे से खोखला दिखाई देगा और उनका जो अक्रॉस बैक जो है वो उसका मेजरमेंट लेस रहेगा। तो ये था इरेक्ट फिगर के बारे में, आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्टूपिंग फिगर। स्टूपिंग फिगर जो है वो है झुका हुआ व्यक्ति। झुका हुआ व्यक्ति जो है वो एकदम ऑपोजिट है इरेक्ट फिगर का, क्योंकि इरेक्ट फिगर कैसा है, एकदम चौड़ी छाती वाला है, और जो स्टूपिंग फिगर जो है वो है झुका हुआ व्यक्ति। तो दिस काइंड ऑफ फिगर इज बेंट इन द फ्रंट साइड। वो कैसे झुका हुआ है आगे से एंड बैक स्लाइटली राउंड शेप, और उसका जो बैक है वो राउंड शेप में हो जाता है क्योंकि वो हमेशा झुकते हुए चलता है। फ्रंट लेंथ इज लेस। इसका जो फ्रंट लेंथ जब हम लेंगे तो वो कैसा रहेगा, इसका लेस रहेगा। और बैक लेंथ इज मोर। बैक का जो लेंथ है वो ज्यादा रहता है। अक्रॉस चेस्ट इज लेस। यहाँ पे अक्रॉस चेस्ट यहाँ पे लेस रहेगा और अक्रॉस बैक जो है वो ज्यादा रहेगा। इट इज ऑपोजिट टू इरेक्ट फिगर। ये एकदम ऑपोजिट है हमारे इरेक्ट फिगर से। तो ये था स्टूपिंग फिगर। यहाँ पे जब आप इन जो फिगर्स के लिए जब आप गारमेंट्स बनाओगे तो ये फॉलोइंग चेंजेस आपको करना है। नेक्स्ट है टॉल एंड थिन फिगर। टॉल और थिन फिगर जो है वो है लंबा और पतला व्यक्ति। तो ये लंबा और पतला व्यक्ति जो है दिस फिगर लेंथ हाइट इज मोर। इसके जो सारे लेंथ मेजरमेंट जो रहेंगे वो ज्यादा लंबे लंबे रहेंगे और विड्थ मेजरमेंट कैसे रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि ये कैसा है, लंबा है और पतला है। तो दिस फिगर लेंथ हाइट इज मोर व्हेन कंपेयर्ड टू द विड्थ मेजरमेंट इज लेस देन नॉर्मल। नॉर्मल से अगर कंपेयर करेंगे तो इसके सारे जो लंबाई वाले मेजरमेंट, लंबा लंबा गारमेंट आपको दिखाई देगा, और लेकिन चौड़ाई में आपको कैसे दिखेगा, कम दिखेगा इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो।
नेक हाइट इज मोर, जैसे हाइट अभी लंबी है तो उनकी जो नेक भी है वो कैसी आपको दिखाई देगी, लंबी दिखाई देगी। शोल्डर मेजरमेंट्स कैन बी मोर, शोल्डर के मेजरमेंट्स भी ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल फिगर। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट एंड स्टाउट फिगर। शॉर्ट एंड स्टाउट मतलब क्या, छोटा और नाटा व्यक्ति, छोटा और नाटा व्यक्ति। दिस काइंड ऑफ फिगर विड्थ मेजरमेंट इज मोर देन कंपेयर टू द हाइट, इसकी जो विड्थ है कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइट। हाइट कम रहती है और विड्थ ज्यादा रहती है, क्योंकि ये कैसा है, छोटा है और नाटा है, नाटा मतलब फैट है। ग्रिद मेजरमेंट इज मोर, ग्रिद मतलब क्या, गोलाई वाले जो मेजरमेंट्स है वो ज्यादा है, जैसे चेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड है, हिप राउंड है, ये जो सारे मेजरमेंट्स है ये ज्यादा है। डिफरेंट बिटवीन चेस्ट वेस्ट एंड हिप इज लेसर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फिगर। नॉर्मल फिगर में कैसे डिफरेंस रहता है, चेस्ट ज्यादा रहती है, वेस्ट कम रहता है, हिप उससे ज्यादा रहती है, लेकिन ये जो डिफरेंस जो है इस फिगर में कम रहती है कंपेयर टू नॉर्मल फिगर से। नेक्स्ट जो हमारा है स्लोपिंग फिगर। स्लोपिंग फिगर मतलब क्या, स्लोपिंग शोल्डर्स जो रहते हैं, इनमें स्लोपिंग शोल्डर रहते हैं, उनके शोल्डर ऐसे गिरे हुए रहते हैं, तो शोल्डर स्लोप इज मोर, इनका जो शोल्डर स्लोप है वो ज्यादा लेना पड़ता है। नेक हाइट लुक्स लॉन्गर, जैसे उनका शोल्डर नीचे है तो उनकी जो नेक है वो ज्यादा लंबी दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर आप गारमेंट स्टिच कर रहे हो तो जिसकी गर्दन लंबी रहती है उनके लिए आप कॉलर सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनका जो नेक लंबा जो है वो उन पे बहुत अच्छा लगता है। अगर शॉर्ट एंड स्टाउट के लिए आप उनके जो नेक्स रहते हैं उनको आप डीपर नेक्स सजेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ आर्म होल इज मोर कंपेयर टू नॉर्मल फिगर, उनका जो आर्म होल का जो ये रहता है वो ज्यादा डेप्थ रखना पड़ता है। नेक्स्ट है स्क्वायर शोल्डर। स्क्वायर शोल्डर मतलब क्या, जिसका शोल्डर स्क्वायर में रहे। देखो आप देख सकते हो इन दिस फिगर द शोल्डर सीम्स टू बी स्क्वायर हैविंग अ लेस शोल्डर शेपिंग। यहाँ पे बिल्कुल नहीं या फिर बहुत ही कम शोल्डर स्लोपिंग देखा जाता है। द नेक हाइट लुक्स आउट टू बी शॉर्ट, इनकी जो नेक की हाइट है वो भी उनके शोल्डर की वजह से कैसी दिखती है, उनकी जो नेक है वो भी कम दिखाई देती है। शोल्डर स्लोपिंग इज पैरेलल टू वेस्ट एंड चेस्ट लाइन, उनकी जो शोल्डर की जो लाइन है वो पैरेलल दिखती है चेस्ट लाइन से और वेस्ट लाइन से पैरेलल दिखती है, मतलब लाइन सीधी है, चेस्ट लाइन भी ऐसी है और वेस्ट लाइन भी ऐसी है, आड़े में है, वैसे ही उनकी शोल्डर लाइन भी वैसे ही दिखाई देती है, कुछ भी स्लोप नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉर्पुलेंट फिगर। कॉर्पुलेंट मतलब क्या, मोटा व्यक्ति, पोटू व्यक्ति। दिस इज ड्यू टू द एबनॉर्मल ग्रोथ इन द स्टमक एरिया, स्टमक एरिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो ये फिगर्स को कॉर्पुलेंट फिगर कहा जाता है। फ्रंट लेंथ इज मोर एंड बैक लेंथ इज लेस। अरे, तो इसकी जो फ्रंट लेंथ रहती है वो ज्यादा रहती है और बैक लेंथ कैसी रहती है, कम रहती है। अक्रॉस चेस्ट अगर आप देखोगे, अक्रॉस चेस्ट जो यहाँ से लेना है वो ज्यादा रहेगा और अक्रॉस बैक जो है वो लेस लेना पड़ेगा। वेस्ट मेजरमेंट में बी मोर देन हिप, वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो हिप से भी ज्यादा होगा। नेक हाइट इज स्मॉलर, उनकी जो नेक की जो लंबाई है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है सेमी कॉर्पुलेंट, मतलब बहुत ज्यादा मोटू नहीं लेकिन थोड़ा सा हेल्दी जो है उसे सेमी कॉर्पुलेंट फिगर में कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फिगर वेस्ट हिप एंड चेस्ट मेजरमेंट्स आर इक्वल, यहाँ पे आपके जो चेस्ट का मेजरमेंट है, देन वेस्ट का मेजरमेंट है, फिर हिप का मेजरमेंट है, उसे वो तीनों भी इक्वल होता है। इसमें बैलेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक इज इक्वल, फ्रंट और बैक का दोनों बैलेंस एकदम इक्वल रहता है। नो कर्व इन द वेस्ट, वेस्ट में बिल्कुल भी कर्व नहीं होता है। तो ये थे हमारे सारे टाइप ऑफ फिगर। आपको जब भी आपके पास कस्टमर स्टिच करने आता है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से टाइप का उनका फिगर है, उस फिगर के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको चेंजेस लेके आना है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको सामने वाले इंसान में अगर कुछ भी दिखता है एबनॉर्मल, जो भी दिखता है वो आपको उनको नहीं बताना है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उनकी कमियों के बारे में उनको बताएंगे कि अरे इनका ये तो कॉर्पुलेंट फिगर में आता है, इनका तो पेट बड़ा है। आपको
आपको वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपको दिख रहा है आपको नोट डाउन करना है। आपके बुक में जहाँ पे आप मेजरमेंट ले रहे हो वहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, जिससे आपको जो आपका नॉर्मल ड्राफ्ट है उसमें चेंजेस लाने के लिए आपको ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये सारी चीजों को देखना है। जब भी आप गारमेंट स्टिच करो तो आपको सामने वाले की बॉडी को एनालाइज करना है, देखना है कौन से टाइप का फिगर है, उसे नोट डाउन करना है और वैसे चेंजेस लेके आना है, तभी जाके आपका जो गारमेंट है वो प्रॉपरली फिट होगा। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मेजरमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मेजरमेंट्स आर यूज फॉर करेक्ट फिटिंग। करेक्ट फिटिंग के लिए हम मेजरमेंट्स को यूज करते हैं टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन। ह्यूमन प्रोपोर्शन किस तरह से है, चेस्ट कितना है, वेस्ट कितना है, हिप कितना है, ये सारे प्रोपोर्शंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट्स लेते हैं। सेकेंड है टू डू ऑल्टरेशन। ऑल्ट्रेशन करने के लिए जब भी हमारे पास आता है तो उसको अच्छी तरह से करने के लिए हमें बॉडी मेजरमेंट्स लेना जरूरी है। टू कैलकुलेट द फैब्रिक रिक्वायरमेंट। आपके यहाँ पे जब भी कस्टमर आते हैं बोलते हमें गाउन सिलना है, हमें घाघरा चोली सिलना है, तो आप मुझे बताइए कि कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बॉडी मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा, उनकी हाइट को चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गाउन स्टिच करनी है तो मैं क्या करूंगी, उसके पूरे लेंथ को काउंट करूंगी, उसको क्या करूंगी, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, और जो स्लीव अगर डालनी है तो उसमें वो प्लस करूंगी, प्लस 10 to 20 सेंटीमीटर प्लस करके पूरा कैलकुलेशन करके मैं उनको बताऊंगी कि कितना मीटर कपड़ा उनको लगेगा। टू प्रिपेयर अ साइज चार्ट एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट बनाने के लिए भी मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस रहता है। साइज चार्ट के बारे में मैं आपको और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द साइज प्रोपोर्शन एंड द डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। साइज प्रोपोर्शन देखने के लिए और एक दूसरे से कितना अलग है ये देखने के लिए भी हम मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के 3 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट है लेंथ मेजरमेंट, देन है लेंथ मेजरमेंट कौन से आते हैं, तो फुल लेंथ आएगी, नेचुरल वेस्ट आएगा, ट्राउजर का फुल लेंथ आएगा, स्लीव लेंथ आएंगे। तो लेंथ मेजरमेंट मतलब सारे लंबाई में जो मेजरमेंट लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेंथ मेजरमेंट कहते हैं। सेकेंड है विड्थ मेजरमेंट। विड्थ मेजरमेंट में क्या आता है, अक्रॉस चेस्ट, अक्रॉस बैक, फिर शोल्डर, ये सारे हमारे विड्थ मेजरमेंट है। देन थर्ड इज ग्रिथ मेजरमेंट। ग्रिथ मेजरमेंट मतलब क्या, राउंड मेजरमेंट। राउंड मेजरमेंट में क्या क्या आता है, नेक राउंड है, चेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड है, हिप राउंड है, नी राउंड है, काफ राउंड है, एंकल राउंड है। तो ये जो सारे राउंड वाले जो है वो हमारे ग्रिथ मेजरमेंट में आएंगे। पॉइंट टू बी कंसिडर वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट। कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप मेजरमेंट लेते हो। मेजरमेंट कैन बी टेकन विदाउट द असिस्टेंट बट द टास्क इज इजियर व्हेन यू हैव समवन टू हेल्प। मेजरमेंट आप अकेले भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई असिस्टेंट रहेगा तो आप उसको और इजीली लिख सकते हो। मतलब आपको मेजरमेंट लेना है, दूसरा बंदा क्या करेगा, उसे नोट डाउन करेगा। सेकेंड पॉइंट इज यूज अ गुड क्वालिटी मेजरिंग टेप दैट डज नॉट स्ट्रेच। आपको एक अच्छी क्वालिटी का मेजरिंग टेप यूज करना है जो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट लेते हो नहीं तो स्ट्रेच में क्या हो जाएगा, उसमें सेंटीमीटर्स ऐड हो जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग टाई अ कॉर्ड और स्ट्रिंग अराउंड योर मिडल। उन्होंने क्या कहा है कि जब भी एकदम फिटिंग वाले गारमेंट्स अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है, वेस्ट के यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग को ज्वाइन, आपको एक टाई करना है और उसको फिर रोल करके ऊपर करना है। जहाँ पे सबसे पतला जो नैरो जो पार्ट रहता है वहां पे हम क्या करते हैं, हमारा वेस्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है टेक वर्टिकल मेजरमेंट फर्स्ट देन मेजर द ग्रिथ मेजरमेंट। हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्टिकल मेजरमेंट लेना है, सबसे नेचुरल वेस्ट लेना है, फिर उसके बाद हाइट को गिनना है, फिर स्लीव लेंथ लेना है, उसके बाद क्या करना है, चेस्ट, फिर हम लोग क्या करना है, गोलाई वाले मेजरमेंट लेना है, चेस्ट लेना है, वहां से नीचे बेस लेना है, फिर वहां से नीचे हमें हिप का लेना है, फिर थाई का लेना है, देन नी राउंड लेना है, कैल्फ लेना है, एंकल लेना है। तो आपको ये इस तरह से आपको फ्लो में मेजरमेंट लेना है, जिससे आपके सामने जो कस्टमर जो है आपके सामने उनको क्या हो, गिल्टी ना, मतलब उनको अनकंफर्टेबल ना फील हो। जब आप मेजरमेंट ले रहे हो, किसी की बॉडी को आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उनको अनकंफर्टेबल नहीं फील होना चाहिए। तो आपका जो मेजरमेंट है ये प्रॉपर फ्लो में जाना चाहिए। पुल द टेप स्लंग
but not too tight. Always round the fullest part of each body area. Be sure to keep the tape parallel to the floor. जो आपको जब आप मेजरमेंट लेते हो तो इतना अच्छी तरह से उसको पकड़ना है कि ज्यादा टाइट नहीं और ज्यादा लूज नहीं ऐसे। और जो भी बॉडी पार्ट है आपको फुलेस्ट पार्ट लेना है, चेस्ट का फुलेस्ट पार्ट लेना है, हिप का फुलेस्ट पार्ट लेना है, काफ का फुलेस्ट पार्ट लेना है। और जब आप टेप पकड़ते हो तो वो जमीन के साथ पैरेलल होनी चाहिए, आपकी टेप ऐसे आड़े में दिखनी चाहिए। आफ्टर टेकिंग मेजरमेंट रिकॉर्ड देम इन अ प्रॉपर बुक। अगर आपको बोला गया है कि हाँ मैडम ने बोला कि मेजरमेंट लेने वक्त आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना है इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी पेज लेना है और उसके ऊपर नोट डाउन करना है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर बुक में नोट डाउन करना है, नहीं तो वो पेज कहीं पे उड़ के गुम हो जाएगा और फिर कस्टमर को आपको वापस बुलाना पड़ेगा कि आप मेजरमेंट गुम हो गया, आप वापस आ जाओ मेजरमेंट देने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। तो आपको प्रॉपर बुक में आपको मेजरमेंट नोट डाउन करना है। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है साइज चार्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो साइज चार्ट होता क्या है? A size chart is dividing of an average body or a garment measurement artificially into categories from a range of sizes. यहाँ पे साइज चार्ट में एवरेज निकाला जाता है ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट्स का या फिर गारमेंट मेजरमेंट्स का और एक चार्ट बनाया जाता है अलग अलग साइजेस का, उसे हम साइज चार्ट कहते हैं। This average measurements are obtained from a survey of human body, human measurements. Suppose 10 साल के लिए या 15 साल के लिए मुझे करना है, तो 15 साल के सारे लड़कियों के या फिर लड़कों के मुझे मेजरमेंट्स लेने हैं, उनका एवरेज निकालना है और उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, इसके मेजरमेंट डालने हैं। Each size has to be given a code that is generally recognized by the public such as 10, 12, 14. हर साइजेस दिए जाते हैं, 10, 12, 14 ऐसे साइजेस दिए जाते हैं या फिर स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐसे साइजेस में इस साइज चार्ट को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइज चार्ट। साइज चार्ट का क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर कंस्ट्रक्टिंग रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड गारमेंट अगर मुझे बनाना है, मुझे किसी भी इंडिविजुअल मेजरमेंट के ऊपर नहीं बनाना है, तब मैं ये साइज चार्ट को रेफर कर सकती हूँ और रेडीमेड गारमेंट में बना सकती हूँ। टू आइडेंटिफाई द साइज प्रोपोर्शन ऑफ ईच एज ग्रुप। ईच एज के लिए 0 से न्यू बॉर्न बेबी से 1 साल के बच्चे का कितना मेजरमेंट रहेगा, फिर 1 से 2 साल के बच्चे का कितना मेजरमेंट रहेगा, तो उनके जो साइजेस में जो वेरिएशन है वो मैं साइज चार्ट से बराबर से पता कर सकती हूँ। टू मेक द गारमेंट विद अ फिटिंग सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ गारमेंट, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। अगर आपको बोलेंगे 5 साल के बच्चे के लिए आपको नाइट सूट बनाना है, तो आप साइज चार्ट के 5 साल के बच्चे का मेजरमेंट देके आप उनके लिए नाइट सूट बना सकते हो। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाने के लिए ये साइज चार्ट जरूरी है। फॉर पैटर्न ग्रेडिंग विच इज टाइम सेविंग प्रोसेस। जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि पैटर्न ग्रेडिंग करना मतलब क्या होता है, तो साइजेस को, एक मीडियम साइज को स्मॉल या फिर लार्ज में कन्वर्ट करने को ग्रेडिंग कहते हैं। तो हम पैटर्न जो हमारा साइज चार्ट है उससे हम मेजरमेंट लेके हम पैटर्न ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, साइज छोटी भी कर सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइज चार्ट में डिफरेंस पता चलेगा। एक से 2 साल के बच्चे और 3 से 4 साल के बच्चे में सिर्फ 2-2 सेंटीमीटर का फर्क है, तो हमें ग्रेडिंग में क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस डालना है, जिससे हमें ग्रेडिंग करना इजी हो जाएगा। सेकेंड जो है, अभी ये साइज चार्ट को बनाते कैसे है। साइज चार्ट को बनाने के लिए 5 स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट है ऑब्टेनिंग अ बॉडी मेजरमेंट, सेकेंड है स्टैटिस्टिकल एनालाइजिंग द मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है उसको एनालाइज करना है, एडिंग ईज अलाउंस, ईज मतलब उसके अंदर ईज डालना है, उसमें मेजर कुछ सेंटीमीटर्स डालना है जिससे उनको प्रॉपरली वेयर कर सके वो, फॉर्मुलेटिंग द साइज चार्ट, उसके साइज चार्ट को अच्छी तरह से फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद क्या करना है, फिटिंग ट्रायल्स टू टेस्ट द साइज, और ये जो साइजेस बनाए गए हैं उसमें फिटिंग उसमें ट्रायल्स लिए जाते हैं और टेस्ट दिया जाता है। प्लीज इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरह से देखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि साइज चार्ट कैसे होता है। फर्स्ट इसके अंदर है ऑब्टेनिंग अ बॉडी मेजरमेंट। तो बॉडी मेजरमेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है, ऑब्टेनिंग अ बॉडी मेजरमेंट, ये फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या किया जाता है, मेजरमेंट को लिया जाता है। तो ये जो मेजरमेंट जो है ये आइदर मैन्युअली किया जाता है या फिर कंप्यूटराइज किया जाता है। एक एवरेज पर्टिकुलर एज के लिए
मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। सेकेंड स्टेज में स्टैटिस्टिकल एनालाइजिंग किया जाता है मेजरमेंट के ऊपर। ये जो आपको एवरेज निकाला जाता है सारे मेजरमेंट्स का, ये डेसिमल में मिलते हैं। डेसिमल मतलब पॉइंट्स में मिलता है। तो ये पॉइंट्स में मिले हुए जो मेजरमेंट्स रहते हैं उसको बहुत डिफिकल्ट है अगर आप उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाओगे तो उसको क्या किया जाता है, इसमें डेसिमल पॉइंट्स आर राउंडेड अप, राउंड फिगर किया जाता है। अगर रहेगा 13.6777 और 88 ऐसे रहेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 14 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पे इस स्टेज में सारे जो फिगर्स है उसे राउंड अप किया जाता है। थर्ड जो है एडिंग ईज अलाउंस। ईज अलाउंस डाला जाता है कि टाइप ऑफ फैब्रिक, ये तीन चीजों पे डिपेंड रहता है, टाइप ऑफ फैब्रिक, स्टाइल ऑफ अ गारमेंट या फंक्शन ऑफ अ गारमेंट। तो ईज जो है, ईज मतलब क्या होता है, टॉलरेंस डालना, टॉलरेंस डालना, उसी को क्या कहा जाता है, ईज को डालना कहते हैं। और जैसे अगर गारमेंट टाइप ऑफ फैब्रिक कैसा है, फैब्रिक कोई कोई फैब्रिक कैसे रहते हैं, स्ट्रेचेबल रहते हैं तो उसमें ज्यादा ईज की जरूरत नहीं रहती है। कोई कोई फैब्रिक कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं तो उसमें उसमें हम थोड़ा सा मतलब उसमें 2 सेंटीमीटर रहेंगे तो जो स्ट्रेचेबल रहेगा उसमें 1 सेंटीमीटर डालेंगे। तो ये टॉलरेंस फैब्रिक के हिसाब से भी हो सकता है। स्टाइल ऑफ अ गारमेंट, किसके लिए स्टाइल साइज चार्ट बना रहे हैं, उस स्टाइल के हिसाब से हमें करना है। जैसे अगर हम कोट के लिए अगर बना रहे हैं, कोट के लिए नया साइज चार्ट बना रहे हैं तो वो कोट को एक दूसरे गारमेंट के ऊपर पहना जाता है तो उसके अंदर ईज अलाउंस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसको क्या करना है, दूसरे फैब्रिक के ऊपर, दूसरे गारमेंट के ऊपर उसको पहनना है तो उसमें ईज ज्यादा होना चाहिए। फंक्शन ऑफ अ गारमेंट, गारमेंट का फंक्शन कैसा है वो भी हमें देखना है कि तो लूज चाहिए या फिर उसको क्लोज होना चाहिए या फिर टाइट फिटेड गारमेंट है या फिर लूज फिटेड है तो उसके हिसाब से उसके अंदर क्या डालना है, हमें हमें उसमें अलाउंस डालना है। फॉर्मुलेटिंग द साइज चार्ट, अब ये साइज चार्ट जो है ये बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से करना है या गारमेंट मेजरमेंट के हिसाब से करना है। बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। और अगर गारमेंट मेजरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं तो जितना चाहिए उतना हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो डिपेंड है कि आप बॉडी मेजरमेंट से ले रहे हो या गारमेंट मेजरमेंट से ले रहे हो। इसको ये साइज चार्ट को बनाना है। अब ये पूरी चीजें एनालाइज किया, बॉडी मेजरमेंट लिया, उसका एवरेज निकाला, देन उसको एनालाइज किया, उसको राउंड अप कर दिया, फिर कौन से हिसाब से हम चार्ट बना रहे हैं उसको भी कंसीडर कर लिया, उसमें ईज भी ऐड कर लिया। तो अभी जो चार्ट हम लोग ने बनाया है फिफ्थ स्टेज में फिटिंग और ट्रायल्स होता है। न्यू साइज का चार्ट बनाया जाता है, देन उस पर ट्रायल होता है, ट्रायल लेके गारमेंट को बनाया जाता है, फिटिंग टेस्ट की जाती है और अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ी तो उसको रिवाइज किया जाता है और फिर रीटेस्टिंग की जाती है। तो एक पर्टिकुलर साइज को बनाने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 स्टेजेस फॉलो करने पड़ेंगे साइज चार्ट के लिए। तो यहाँ पे था हमारे साइज चार्ट के बारे में। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पे। तो ये चार्ट के यहाँ पे आप देख सकते हो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 साइजेस के यहाँ पे मेजरमेंट दिए हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से साइज के लिए बस्ट कितना है, वेस्ट कितना है, हिप है, बैक विड्थ है, चेस्ट है। बैक विड्थ मतलब हमारा शोल्डर भी हम देख सकते हैं अक्रॉस बैक के लिए, तो चेस्ट, शोल्डर, नेक साइजेस सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ये चार्ट को लेके हम एक पर्टिकुलर गारमेंट बना सकते हैं। अब आप देखोगे कि आप 8, 10, 12 ये तो साइजेस आपने कभी सुने नहीं है, तो आपने कौन से साइजेस सुने हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल जो है वो अप्रोक्सीमेट साइज क्या है, 8 से 10 के यहाँ पे जो है वो हमारी स्मॉल साइज है। मीडियम के लिए साइज 12 है, लार्ज के लिए अप्रोक्सीमेट साइज है 14 से 16 हमारी लार्ज साइज है और एक्स्ट्रा लार्ज 18 से चालू होती है। तो यहाँ पे मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। हमने आज क्या देखा, हमने पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में देखा। मैं अपने स्लाइड्स को रिपीट करना चाहती हूँ जिससे कि आप जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हुआ है वो भी देख सकते हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं बताती हूँ कि हमने ड्रेस मेकर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे ह्यूमन बॉडी को देखना और उसको जानना, क्योंकि उसके हिसाब से उनको गारमेंट बनाना है। मैंने फर्स्ट 8 हेड थ्योरी के बारे में बताया जिसमें पूरे बॉडी को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को हेड कहा जाता है। 8 हेड थ्योरी देखो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक हेड को, जैसे हेड टू चिन है, देन चिन टू चेस्ट है,
चेस्ट टू वेस्ट है, फोर्थ हेड है हमारा वेस्ट टू हिप, फोर्थ हेड है हमारा, फिफ्थ हेड है हिप टू थाई, देन थाई टू नी, सिक्स्थ हेड, सेवेंथ हेड है हमारा नी टू काफ, और एट जो है हमारा काफ टू एंकल है। तो ये थे हमारे 8 हेड्स, हमारे जो ह्यूमन बॉडी को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन मैंने आपको प्रपोर्शन बताया कि मेन और वुमेन में क्या डिफरेंस रहता है। तो जब आप उनके लिए गारमेंट बना रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको 3 जॉइंट्स के बारे में बताया। फर्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जो कि हमारे स्पाइन, एंकल और ब्रिस्ट में देखे जाते हैं। वो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं। सेकंड मैंने बॉल और सॉकेट के बारे में बताया, जैसे कि उसका नाम है बॉल और सॉकेट, बॉल में सॉकेट है और ये मैक्सिमम रोटेट होता है। ये कहाँ पे दिखता है, ये हमारे थाई और शोल्डर के यहाँ पे है। देन थर्ड जो हमारा जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट 2 टाइप के रहते हैं, एक है फॉरवर्ड ओनली और एक है बैकवर्ड ओनली, जैसे कि हमारा एल्बो और हमारा नी। फिर हमने टाइप ऑफ फिगर के बारे में बात किया। टाइप ऑफ फिगर में सबसे पहले हमने नॉर्मल फिगर के बारे में बात किया। नॉर्मल फिगर जो है वो प्रोपोर्शनेट रहता है अपने विड्थ और हाइट से, उसे हम नॉर्मल फिगर कहते हैं। फिर हमने अलग अलग टाइप के फिगर्स देखे, उसमें से पहले है इरेक्ट फिगर। इरेक्ट फिगर जो है हमारा वो कैसे है, चौड़ी छाती वाला व्यक्ति है, उसे हम इरेक्ट फिगर कहते हैं। देन सेकेंड जो है स्टूपिंग फिगर है। स्टूपिंग फिगर में झुका हुआ व्यक्ति स्टूपिंग फिगर है, जिसमें जो आगे के जो लेंथ रहेंगे वो कम और पीछे का लेंथ ज्यादा होगा। अक्रॉस चेस्ट कम और अक्रॉस बैक ज्यादा होगा। नेक्स्ट है टॉल एंड थिन फिगर। टॉल एंड थिन फिगर मतलब लंबा और पतला व्यक्ति। फिर देखा हमने शॉर्ट और स्टाउट फिगर, मतलब मोटा और नाटा व्यक्ति। फिर स्लोपिंग फिगर देखा, जिसमें उसके शोल्डर स्लोप होते हैं। नेक्स्ट हमने स्क्वायर शोल्डर देखा, जिसमें व्यक्ति का शोल्डर जो रहता है वो स्क्वायर यानी सीधा रहता है, जिसमें हमें शोल्डर स्लोप नहीं डालना है। उसके बाद हमने कॉर्पुलेंट फिगर के बारे में देखा। कॉर्पुलेंट फिगर जो है मोटू व्यक्ति है, पोटला व्यक्ति है, उनके लिए उस तरह से हमें चेंजेस लाना होगा। देन हमने सेमी कॉर्पुलेंट फिगर के बारे में देखा, जो जिसके की मेजरमेंट चेस्ट, वेस्ट और हिप के सेम होते हैं, आगे पीछे से लेंथ भी सेम रहती है। देन हमने मेजरमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में देखा, टाइप ऑफ मेजरमेंट देखा, लेंथ मेजरमेंट, विड्थ मेजरमेंट और ग्रिथ मेजरमेंट देखा। देन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग अ मेजरमेंट, कौन से पॉइंट्स को हमें याद रखना है मेजरमेंट लेते वक्त, वो देखा। फिर हमने साइज चार्ट के बारे में देखा। साइज चार्ट क्या होती है, तो एक एवरेज मेजरमेंट जो रहती है उसका एवरेज बना के चार्ट्स बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एज के लिए। फिर हमने उसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है जहाँ पे साइज चार्ट को 5 कौन से जो स्टेजेस रहते हैं जहाँ पे साइज चार्ट को बनाया जाता है। पहले सारे ऑब्टेनिंग बॉडी मेजरमेंट्स, देन स्टैटिस्टिकल एनालाइजिंग द मेजरमेंट, एडिंग ईज अलाउंस, देन फॉर्मुलेटिंग द साइज चार्ट, और फिर फिटिंग एंड ट्रायल टू टेस्ट द साइज। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया साइज चार्ट का। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है। Done, ma'am? सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पूछ लीजिए। किसी को कुछ डाउट रहेगा मैं चैट सेक्शन में देखूं। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट में आप टाइप कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट नहीं है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट में डाल सकते हो। ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज 8 हेड थ्योरी? कोई बताएगा व्हाट इज 8 हेड थ्योरी? फॉर्मुलेटिंग फॉर द साइज वाला समझा दीजिए। ओके, किसी का डाउट है कि फॉर्मुलेटिंग साइज के बारे में बताने के लिए? एक मिनट मैं वापस बताती हूँ आपको।
फॉर्मुलेटिंग साइज का मतलब रहता है कि ये जो साइज चार्ट जो है वो हम एक पर्टिकुलर गारमेंट के लिए बना रहे हैं। न्यू साइज चार्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। इस साइज चार्ट में जो बॉडी मेजरमेंट से लिया जाता है, नहीं तो गारमेंट मेजरमेंट से लिया जाता है। तो अगर बॉडी मेजरमेंट है तो उसके अंदर प्लस किए जाते हैं ईज, या वेरर के लिए पहनने के लिए प्लस किया जाता है। और अगर गारमेंट मेजरमेंट के लिए, गारमेंट मेजरमेंट से अगर लिया जाता है तो उससे माइनस किया जाता है। जैसे अगर मैंने कोट का मेजरमेंट लिया और मुझे शर्ट बनाना है तो उसमें कोट में ज्यादा सीम अलाउंस रहेगा, जो मुझे ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। मतलब सपोज मुझे -4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, लेकिन शर्ट अगर मुझे बनानी है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो डिपेंड कि कौन से गारमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके मैंने यहाँ पे जो लास्ट वाला जो है मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर किया हुआ है और अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको पीपीटी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे हाई भिजवा सकते हो। मैं आपको अपना ये पीपीटी जो है प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी मैं आपको भिजवा दूंगी। ओके कोई मुझे 8 हेड थ्योरी के बारे में कोई कुछ बताएगा? आप चैट में अपना आंसर डाल सकते हो, मैं सबको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। 8 हेड थ्योरी के बारे में बताइए। विड्थ मेजरमेंट क्या है मैडम? विड्थ मेजरमेंट जैसे लंबाई वाले मेजरमेंट रहते हैं, जैसे हमारा फुल लेंथ है, ट्राउजर का लेंथ है, उसे हम लेंथ मेजरमेंट करेंगे। लेकिन विड्थ मेजरमेंट मतलब क्या होता है? आड़े वाले मेजरमेंट, जैसे शोल्डर, एक शोल्डर से दूसरा शोल्डर, मेरा शोल्डर मेजरमेंट, देन अक्रॉस चेस्ट, फिर पीछे अक्रॉस बैक, ये हमारे विड्थ मेजरमेंट में आता है। ओके इससे ओनली लेंथ का पता लगा सकते हैं। मैम ग्रेडिंग कैसे किसे कहते हैं? ग्रेडिंग जो है ये मैंने लास्ट वाले चैप्टर में बताया था। तो ग्रेडिंग जो है वो एक मीडियम मेजरमेंट लिया जाता है, मीडियम साइज का ड्राफ्ट लिया जाता है और उसको कम किया जाता है 2 सेंटीमीटर। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं और कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं, और उसको कम और ज्यादा करने की क्रिया को ही ग्रेडिंग कहा जाता है। ग्रिड मेजरमेंट मतलब क्या है मैम? ओके ग्रिड मेजरमेंट मतलब राउंड मेजरमेंट को ग्रिड कहा गया है। ग्रिड मतलब वर्ड का मीनिंग है राउंड, राउंड मेजरमेंट लेना, चेस्ट मेजरमेंट, वेस्ट मेजरमेंट, हिप मेजरमेंट। ह्यूमन बॉडी को 8 हेड में डिवाइड करना, ओके उसी को 8 हेड थ्योरी कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे शॉर्ट एंड स्टाउट फिगर के बारे में कोई कुछ बताएगा? आप चैट में लिख सकते हो। वेरी गुड संध्या ने, सन्या। देन ह्यूमन बॉडी को 8 पार्ट्स में डिवाइड इक्वली। वेरी गुड। छोटे और मोटे लोग। वेरी गुड। साइज चार्ट क्या होता है, कोई बताएगा? साइज चार्ट ओके आप चैट में लिख सकते हो, मैं सबको अनम्यूट नहीं कर सकती। ओके सभी साइज के जो मेजरमेंट होते हैं उसे साइज चार्ट कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म कर रही हूँ। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो 29 को है, ड्रेपिंग टॉपिक के ऊपर है, सेम टाइम पे 12 to 1 पे है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। यस स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ओके आप मेरे नंबर के ऊपर बात कर सकते हो, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर दूंगी। बाय बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू।